हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो अपन लोग अभी तक चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट से वॉच कीजिएगा। वैसे आप वीडियो को भी देख सकते हैं, वैसे जाके आप वीडियो सेक्शन में भी, तो वहाँ से भी आपको एक के बाद वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लेलिस्ट से देखिएगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सेपरेटली वीडियो मिलेगा, एक के बाद एक, सब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम आपको तो देख ही रहा होगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में क्या करना है ना, देख आप लोग भी देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है ना, पेड़ पौधे जंगल वगैरह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और जंगलों में रहने वाले जानवर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो अर्थ है, उसमें बहुत तरह की क्या हो रही है ना, चेंजेस आ रही है, और उस चेंजेस को अपन लोग को झेलना भी पड़ता है। वो हमारे लिए गलत इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसी सब चीज़ को देखेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे के कटने की वजह से हमारे अर्थ पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और हम लोगों के लिए वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आती है कि डिफॉरेस्टेशन ये क्या चीज़ होती है एंड इसका क्या कारण है। डिफॉरेस्टेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पस। तो क्या होती है ना, आपने देखा होगा कि आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले कुछ साल पहले कई कुछ जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, उस पेड़ पौधे को काट के, उस पेड़ों को काट के, उस जंगलों को ख़त्म करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा जो चीज़ होता है ना, कि जहाँ पे फॉरेस्ट था उस फॉरेस्ट को कट करके क्या क्या कर रहे हैं, हम उस लैंड का अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अदर पर्पस हो सकता है हम उसको खेत के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फैक्ट्री बना रहे होंगे, या फिर उस जंगल की जो लकड़ी थी उससे हम फर्नीचर बना रहे होंगे। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी आपको कारण दिख रहा होगा, प्रिस्योरिंग लैंड ऑफ द कल्टीवेशन, क्या कर रहे हैं ना हम लोग, खेती के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। बिल्डिंग फर्नीचर एंड फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और इसका एक नेचुरल कारण है, वो है फॉरेस्ट फायर। आप लोगों को पिछले क्लास के सेकेंड लेक्चर में नहीं, सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर में ही आपको हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया था, जो हमारा चैप्टर 6 था, कंबसन एंड फ्लेम। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर क्या चीज़ होती है, हमने एकदम अलग लेवल से ही उसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद आती है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। और आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं जगह पे वुड का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही थी। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, जंगल की कटाई, बेसिकली जंगल की कटाई है, और जंगल की कटाई करके उस ज़मीन का क्या कर रहे हैं, हम अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉर्मेशन की बात की जाए, जैसे कि ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसकी वजह से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रही है, हमारे अर्थ की टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसका जो पोल्यूशन लेवल है ये भी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपको तो पता ही होगा, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करके अपना जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उसे पूरा करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे अपन लोगों को प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर्ड, और हमारी जो ग्राउंड वाटर है उसकी लेवल भी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो जल स्तर है वो घट चुका है। पहले जब हम हैंडपम्प वगैरह जो बोरिंग किया जाता था तो वो 50 फुट 60 फुट पे मिल जाता था, लेकिन अभी कहीं कहीं पे 100 फीट पे भी नहीं मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी जो
डिफोरेस्टेशन के कारण होते हैं। अगला कारण देखा जाए, अगला क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द रेनफॉल विल बी डिक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग इन द ट्रीज कंटिन्यूस। और जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है ये भी घटती जा रही है, रेनफॉल वर्षा का होना ये भी घटता चला जा रहा है डिफोरेस्टेशन के कारण। अगला देखा जाए, फेटल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, और हमारा जो उपजाऊ भूमि था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेजर्ट में बदलता जा रहा है। और ये जो क्रिया होती है फेटल लैंड को डिजर्ट में कन्वर्ट होने की, इसे ही कहते हैं डीसर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, डीसर्टिफिकेशन। इस लाइन को याद रखिएगा। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, और हमारी जो डिफॉरेस्टेशन है इसकी वजह से हमारी जो सोयल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी घटती चली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो आप लोगों ने ये देखा कि हम जो क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन का कारण देखा और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रही है, तो इसे आपने समझा। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं, हम लोगों को फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, हम लोगों को फॉरेस्ट में रह रहे एनिमल्स वगैरह का भी संरक्षण करना चाहिए, तो ये काम तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपन लोग अब यही देखेंगे कि हम लोग कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसे संरक्षित रख सकते हैं। तो अब बात आती है कि आखिरकार हम लोग कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को रख सकते हैं। तो वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विद आवर पर्सनल एफर्ट एंड द एफर्ट ऑफ सोसाइटी, अपने खुद के एफर्ट्स और सोसाइटी के एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक द फॉरेस्ट केयर द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अपने एयरफोर्स से, समाज के एयरफोर्स से हम लोग कर सकते हैं, और जो हमारा गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो पहले से ही हमारे फॉरेस्ट और एनिमल्स की क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया क्या कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इस सभी को एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। ये जो होती है ना सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होती है। यहाँ पे आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं, आप किलिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, आप यहाँ तक कि वहाँ पर आप घास भी नहीं काट सकते उस एरिया के अंदर। तो चाहिए सबसे देखते हैं कि एक एक करके ये क्या चीज़ है। बात आती है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड द एनिमल्स रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्रेवल्स लिविंग इन द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व उस लार्ज एरिया को कहते हैं, उस लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड को कहते हैं, या उस लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया को कहते हैं जहाँ पे क्या होता है ना, हमारा वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्स जो होती है वो, और ट्रेडिशनल लाइफ जो जनजाति लोग होते हैं ना, जो जंगल में रहते हैं, उन सभी को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आइए फ्लोरा और फाना को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे कि दूसरा जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया वो कौन सा है। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्मिनेटेड फ्लोरा एंड फाना रिस्पेक्टिवली ऑफ द एरिया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर या बहुत सारे पौधे या पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो होते हैं ना, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। अगर वो पाया जा रहा है, जब मान लीजिए कि वो अगर यूपी बिहार में पाया जा रहा है, तो देन वो दूसरे स्टेट में नहीं पाया जा रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसे फ्लोरा कहा जाता है, और जो पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स पाए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, फाना कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो फ्लोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा साल, टीक, मैंगो, जामुन, ETC, ये सब क्या फ्लोरा का एग्जाम्पल है। जामुन की बात की जाए तो ये एक ये क्या है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। और फाना की बात की जाए तो इसका हो जाएगा ब्लू बुल, ब्रेकिंग डीर, बार्किंग डीर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, और ये सभी क्या है, फाना के एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं एंडेमिक। सबसे पहले आइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझने से पहले समझते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड
exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, तो आप लोगों ने इससे पहले फ्लोरा एंड फाना देखा कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता था, ठीक है। अब वो क्या होता है ना, पर्टिकुलर एरिया से वो दूसरे एरिया में भी पाया जा सकता है। लेकिन इंडेमिक स्पीसीज की बात की जाए तो दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। तो वैसे स्पीसीज जो क्या होते हैं, वैसे स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स की वैसे स्पीसीज या वैसी प्रजाति जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। बात की जाए फ्लोरा एंड फाना की, वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो एंडेमिक स्पीसीज होती है वो एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ठीक है। आइए उसके बाद समझते हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो नेचुरली और कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस ऑफ दैम एंड देयर हैबिटेट। वैसी प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे क्या होता है ना, एनिमल्स को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, उसके हैबिट्स में कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं करता। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो यहाँ पे किलिंग और कैप्चरिंग मेडिसिनल जो होता है ना प्लांट्स वगैरह, वो यहाँ पे अलाउ होता है, यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ओ किलिंग और कैप्चरिंग मेडिकल प्लांट्स जो होती है वो सभी यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। ग्राजिंग बाय देयर लिव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिकल प्लांट्स, फायरवुड्स, और यहाँ पे जो होती है वहाँ की लाइव स्टॉक के अनुसार ग्राजिंग किया जा सकता है और मेडिकल प्लांट्स के लिए और फायरवुड इकट्ठे किया जा सकते हैं जो कि उसी लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे बात की जाए तो हमारा जो ग्राजिंग वगैरह है ये हमारा यहाँ पे अलाउड है, लेकिन वो भी क्या कंडीशन लगा के, और यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है ये यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स, आपको दिखा रहे हैं नेशनल पार्क, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर्स, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों ने मैंने आपको जितना भी चीज़ समझाया है समझ में आ गया होगा।